रेंजर्स के इख्तियारात पर वफाक और सिंध के दरमियान डेडलॉक खत्म न हो सका। वजीर आजम नवाज शरीफ और कायम अली शाह की मुलाकात खुशगवार जरूर थी मगर बेनतीजा भी रही। छत्तीस दिन बाद सिंध हुकूमत की तरफ से तुर्क की चाल चलने की इतलात आ रही है। रेंजर्स खुसूसी इख्तियारात से ही नहीं सिंध में मौजूदगी से भी महरूम हो सकती है। कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। डॉक्टर आसिम के केस पर मुत्तहिदा और पीपीपी में इख्तिलाफात हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम हुसैन केस पीपल्स पार्टी के लिए ही नहीं मुत्तहिदा के लिए भी बड़ा मसला बन रहा है। मुल्क में आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश का असर बढ़ता जा रहा है। दाइश के हक में नहीं दाइश के खिलाफ भी लड़ने लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। हुकूमत को हालत इनकार से बाहर आना होगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार से सेनेट में दाइश और लाल मस्जिद के बारे में आज 49 सवाल किए गए। वफाकी वजीर दाखिला दाइश के बारे में एक भी सवाल का जवाब न दे सके। और भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोशा वफाकी हुकूमत क्या अफगानिस्तान के मामले में भी संजीदा है? आर्मी चीफ के दौरा काबुल की तफसीलात क्या है? सीनियर वुज़रा एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। क्या हुकूमत वाकई ला इल्म है या फिर बताना नहीं चाहती? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वफाक और सिंध अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। रेंजर्स इख्तियारात पर ना वफाक का नोटिफिकेशन वापस हुआ, ना सिंध रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात पर राजी हुआ। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की वजीर आजम नवाज शरीफ से अहम मुलाकात बेनतीजा ही खत्म हो गई। अहम बात यह है कि सिंध हुकूमत को जिससे शिकायत थी, जिनका नाम चौधरी निसार है, जिन पर शदीद तनकीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी की तकरीब थी उसमें सबने की, तकरीबन सबने की, अब वही सिंध हुकूमत की शिकायत सुनेंगे। ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर मसले का हल भी निकालेंगे। यूं मामला एक बार फिर मजीद एक हफ्ते तक लटक गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आइंदा हफ्ते कराची आएंगे और मसला हल करेंगे। अहम बात यह है कि अगर इस मसले का आईनी हल तलाश करना था तो आज की मीटिंग में ना वज़ीर आला कायम अली शाह साहब कोई आईनी माहिर अपने साथ लेके गए, ना ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई आईनी माहिर मौजूद था। जहां वज़ीर आला के साथ सुहेल अलवर सियाल साहब और मुराद अली शाह साहब थे, वहां मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इसहाक डार और चौधरी निसार साहब थे, जिनमें से कोई भी आईनी और कानूनी माहिर नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, उसमें जो वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए हमें बताते हैं उसकी अंदर की हम आपके सामने रख रहे हैं। वज़ीर आला साहब की तरफ से जो शख्सियत उनके साथ मौजूद थी, मुराद अली शाह साहब, वो क्या बताते हैं इस अंदर की कहानी के हवाले से और क्या मौक़िफ़ है, वो उनसे पूछेंगे। अंदर की कहानी वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने 2 वफाकी वज़रा के साथ सिंध हुकूमत के वफ्द का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। लग ऐसा रहा था कि मुलाकात में गर्मा गर्मी होगी, लेकिन पूरी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। कायम अली शाह ने रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर बात की और शुबाई मामलात में मुदाखलत की शिकायत भी लगाई। सिंध हुकूमत की आईनी पोजीशन वाज़ेह की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इन शिकायत को गौर से सुना और कहा कि कराची ऑपरेशन मुश्तरका है, आपका भी है, हमारा भी है। वफाक और सूबे को मिलकर उसे आगे बढ़ाना है। ऑपरेशन पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकवा शिकायत तो घर में रहने वालों को आपस में होती हैं, मिलकर मामले को हल करेंगे। रेंजर्स का किरदार कराची ऑपरेशन में अहम है, बातचीत से मसला का हल तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म ने कायम अली शाह साहब को कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार वज़ीर आला सिंध से राब्ते में रहेंगे और वज़ीर आला सिंध ही कराची ऑपरेशन के कप्तान हैं और रहेंगे। मुलाकात में जो फंड्स का मामला है वो भी उठाया गया और और जो सूबाई वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए बताते हैं मुराद अली शाह साहब की तरफ से उठाया गया, जिसके जवाब में चौईसार साहब की तरफ से कहा गया कि आप मीटिंग्स के मिनट उठा के देखिए, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें कब कमिट किया गया कि 9 अरब रुपए या कोई और अमाउंट वफाक की तरफ से दिया जाएगा। रिकॉर्ड चेक कर लें, वफाक पहले ही रेंजर्स पर उठने वाले अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार से नाराज सिंध हुकूमत ने मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला से नाराजगी का इजहार नहीं किया, ना ही वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से चौधरी निसार की शिकायत लगाई।
दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने इंदिया दिया कि सिंध की बात ना मानी गई, यह अहम मामला है। उसके बाद जो सिंध का मौक़िफ़ है इस अंदरूनी कहानी के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। इंदिया दिया कायम अली शाह साहब ने कि 60 दिन बाद सिंध एक बार फिर से फैसला कुन पोजीशन पर आ जाएगा, और ये कहा कि 60 दिन बाद मामला कुछ और हो सकता है। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। देखें, ये 60 दिन के लिए है, अगर वो उन्होंने माना तो बड़ी अच्छी बात है और मानना चाहिए, अगर नहीं तो फिर 60 दिन के बाद फिर ये बात उठेगी और फिर उस वक्त तो उनको ज़रूर बात तस्लीम करनी पड़ेगी, जैसे करते रहे हैं कि जी ये आइन के तहत है, और आगे जाके जो 120 दिन हो या 80 दिन हो या 60 दिन हो, वो अगर हम कहेंगे तो उनको फिर देनी पड़ेगी। और इस मामले को 36 दिन रह गए हैं, गालिबन 5 फरवरी को ये मामला एक दफ़ा फिर सामने आएगा। और कायम अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त हमारी बात इसलिए माननी पड़ेगी कि फिर हम रेंजर्स को जो सिंध में रखने वाली बात है इख्तियारात वाली, वो ही नहीं करेंगे। जो निसार खोड़ू साहब एक और ऑप्शन की बात करते थे, क्या ये वो ऑप्शन है? क्या सिंध में रेंजर्स का कराची में जो ऑपरेशन है वो खतरे में पड़ सकता है? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सैयद मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर ख़जाना सिंध है। मुराद अली शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप आज की मीटिंग में मौजूद थे, जो निसार साहब के से कोई शिकायत नहीं की, मैं इतनी लंबी लंबी तकरीरें 27 दिसंबर को मोहतरमा की बरसी पर कि जी इन्होंने मामला बिगाड़ा है, कुछ नहीं कहा। शाज़िब, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। पहले जो आपने इंट्रोडक्शन में बात की थी, कोई आइनी माहिर नहीं था। आइन को बनाने में जो कमेटी थी, कायम अली शाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे, तो ये कह देना कि आइनी माहिर नहीं था, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मैं इसको और मजीद कहता कि वहां से शायद वजीर कानून या यहाँ से आप कानूनी मुशीर ले जाते हैं जो इस बात पर डिबेट करते हैं कि कौन ठीक है आइनी तौर पर। ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर हल करने की कोशिश मिनिस्टर साहब ले गए थे टीम उसमें, लेकिन आइनी माहिर तो सबसे वो आइन की कमेटी में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक ही पेश किया। उन्होंने आइन के आर्टिकल 147, ATA एक्ट, रेंजर्स ऑर्डिनेंस 1959, ये तीनों कानून सामने रख के और बात की। और इस मामले को पहले उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि हमारी रिजर्वेशंस क्या हैं। हमारी रिजर्वेशंस किसी से पर्सनल नहीं है, हमारी रिजर्वेशंस यही है कि आइन और कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, वो पेश की। दूसरी तरफ से भी उन्होंने कुछ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बयान की। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अंडरस्टैंडिंग उनकी ये थी कि शायद आप अपनी रेजोल्यूशन के थ्रू, जो हुकूमत सिंध ने कंडीशंस लगाई हैं, ATA को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं आप। हमने कहा है और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि ATA को अमेंड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। ये दोनों चीज़ें दो है ना उसमें चीज़ें मेन। सबने जवाब क्या दिया? मैं आपको बता देता हूँ, ये दो चीज़ें हैं मेन उसमें। 11 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की एंड रेड ऑन ऑफिसर्स, सेक्शन 11 देख लें, उसमें कंडीशंस लगा सकती है गवर्नमेंट, वो लिखा हुआ है। आईनी नुक्ते पर डिबेट क्योंकि हमारे शो में बहुत ज्यादा हो गई। वफाक कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी बहुत समझ गए, उसका जवाब क्या है? मैं कह आप भी बहुत समझ गए कि शायद मैंने भी आपके प्रोग्राम्स देखे बहुत। अच्छा, उसका जवाब यही आया कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज की ये सारी बातें। चौधरी निसार साहब ने एक्नॉलेज की कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें हुकूमत सिंध और प्रोविंशियल असेंबली की करारदाद की अहमियत और उसकी इज्जत है, हम नहीं चाहते क्योंकि ऐसे काम। और इसके बाद जो उन्होंने कहा कि जी इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ोब जाना था। कल तो मीडिया में बड़ी खबरें आ रही थी कि शायद मिल ही नहीं रहे, बुला लिया है। मतलब मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। मगर एक्नॉलेज किया तो उसी वक्त क्या क्यों नहीं दिया वफाकी वजीर दाखिला को कि जो सिंध की करारदाद है उसके मुताबिक अगर एक्नॉलेज किया? हमने ये बिल्कुल एक्नॉलेज किया। और उसी सिलसिले में चौधरी निसार साहब को उन्होंने कहा आप कराची चले जाएं, ताकि सारे लोग, उनका ये ख्याल था। देखिए, आप देखें रेंजर्स इधर काम करी, हम भी चाहते हैं कि रेंजर्स काम करे, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। रेंजर्स को भी इन कॉन्फिडेंस वो शायद लेना चाहते हो। हमने, मैं आपको क्लियरली बता दूं, हुकूमत सिंध ने रेंजर्स को कॉन्फिडेंस पे लिया हुआ है इस बात। मगर मैं ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, रेंजर्स आपका कॉन्फिडेंस, इस पर एक अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले बात इतनी पॉजिटिव थी जितनी आप कह रहे हैं, एक्नॉलेज उसी तरीके से क्या जिस तरह आप कह रहे हैं। तो ये धमकी क्यों दी कायम अली शाह साहब ने कि अब नहीं मानोगे तो 60 दिन पूरे होने पे तो माननी पड़ेगी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, 60 दिन का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। जो हुकूमत अंडर आर्टिकल 147 किसी को बुला सकती है, वो किसी वक्त भी वापस कर सकती है। जरूरी नहीं है कि 60 दिन या 30 दिन के। कायम अली शाह साहब ने कहा, कायम अली शाह साहब ने कहा कि 60 दिन बाद तो माननी पड़ेगी। आपसे एक सवाल हुआ था, उस सवाल देखिए ना, आप उस सवाल के तनाजुर में उनका एक जवाब था, वो आप
अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना सारे लोग, सिर्फ एक चीज दिखा के। वो सवाल इस तरीके से हुआ था कि इसके बाद 60 दिन में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जी ये अभी नहीं हुआ। ये भी कह सकते थे हम कल वापस ले लेंगे, उन्होंने कहा 60 दिन बाद तो बात माननी ही पड़ेगी, जुमला है उनका। 60 दिन बाद, anyway, मगर मैं बताऊं उसको अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में लेना तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको सेंसेशनलाइज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। तो वहां पर अगर मियां साहब ने एक्नॉलेज कर लिया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि सिंध की का एहतराम है, तो फिर बात इस नोट पर क्यों नहीं खत्म हुई? बात इसी मैंने कहा ना कि वो शायद चाह रहे हों, और वो राइटली सो, प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हों कि जो तीसरी इसमें एक इक्वेशन अनफॉर्चुनेटली होनी नहीं चाहिए, वो इक्वेशन एक मातहत इदारा है, और जब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में आता है तो वो प्रोविंशियल, वो अपना रेंजर्स के ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 अगर आप पढ़ लें तो दे वर्क अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन चूंकि मामला इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया या हो गया है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी मैं इक्वली मैं कह रहा हूं सबके आप जाती तौर पर नहीं कर रहे, मगर आपकी पार्टी की तरफ से और पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमाओं की तरफ से ये ब्लेम हुआ है। मगर एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, हाँ उधर से भी ब्लेम है, वो ये बात हमने अपने नाजरीन को 1 महीने पहले बता दी थी कि रेंजर्स के आला तरीन जराए ये कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, कायम अली शाह साहब कप्तान हैं, उनसे इजाजत लेके कार्रवाई कर लेंगे, कोई खास कार्रवाइयां वो चाहते हैं। कायम अली शाह साहब ने आज बताया कि डीजी रेंजर्स को कोई शिकायत नहीं है इस बात पर। वो क्या कह रहे थे वो जरा सुने, मैं फिर इस पे एक सवाल। डीजी रेंजर्स को एतमाद में लिया कि जी ये हम 60 दिन के लिए कर रहे हैं और ये कुछ कंडीशंस हैं जो लगा रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा डीजी रेंजर्स ने कि आप ज़रा जल्दी कर लें और बेशक कंडीशंस के साथ करें या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, जो पहले 120 दिन था, तो हमने कहा ये होता रहेगा, फ़िलहाल जो हालात हैं उसके मुताबिक हम 60 दिन के लिए आपको टाइम है। मतलब ये मामला आपने रखा मियां साहब के सामने कि डीजी रेंजर्स को कोई एतराज़ नहीं है, हमें हमारी असेंबली की करारदाद है, हम कह रहे हैं कि कायम अली शाह साहब को बताया जाए, तो एतराज़ किसको? ये मामला रखा आपने? ये बिल्कुल कहा गया, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि वो चाह रहे थे कि मिनिस्टर इंटीरियर आ जाए, इसलिए मिनिस्टर इंटीरियर की शायद अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी इस मामले की, वो आ जाए फेस। देखिए मिनिस्टर इंटीरियर अगर आप देख लें तो इस पूरे दिन में 7 दिसंबर को कराची आए थे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, 7 दिसंबर से लेके और आज तक दोबारा वो कराची, उनकी किसी से फेस टू फेस बात नहीं हुई। हो सकता है कि टेलीफोन्स पे या बाकी तरीके से वो कन्वे ना किया जा सका हो, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू कम ओवर, और उसमें कोई मुजाहिरा नहीं है। आज फेस टू फेस क्या बात? आज तो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हुई ना फेस टू फेस। बहुत मतलब क्या आपने जो बातें कही ना, आपने जो बातें कही तकरीबन वो बिल्कुल सही है, आपकी सोर्स माशाल्लाह बड़ी ठीक है। एक सिर्फ मैं बात करेक्शन कर दूं कि पैसों की बात हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं उठाई गई। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा कि जी वो पैसे, और उनकी तरफ से कहा गया कि कोई मीटिंग का मिनट दिखाएं? बिल्कुल नहीं उठाई गई हमारी तरफ से। हाँ मैंने जो कह रहा हूँ, ये जुमले वहां से आए हैं या नहीं आए कि जी आप कोई मीटिंग के मिनट दिखाइए जिसमें मैंने कहा हो? देखिए वो देखिए अगर आपने कहा नहीं तो उन्होंने जवाब क्यों दिया? वो आप उनसे पूछ लें अगर किसी ने कहा है। मैं अपनी बात आपको बता सकता हूँ। यहाँ हमारी पूरे आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो बिकॉज ही इज माई लीडर। वो बैठे थे, सुहेल सियाल साहब भी थे, हम तीनों की तरफ से पैसों की का कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, तो ये आपकी थोड़ी सी चले, आपने कहा कि अच्छे माहौल में बात हो रही। जी बिल्कुल अच्छे माहौल में बात हुई। तो एक बात डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से आज कायम अली शाह साहब ने की, उस पर बड़ा अहम सवाल है कि ये बात अगर की है तो फिर माहौल अच्छा कैसे रह गया? जरा देखिए क्या कह रहे हैं कायम अली शाह साहब। आज भी बात की कि देखें डॉक्टर आसिम पर जो है, सिर्फ ये इशू नहीं है हमारा, लेकिन ये बात ज़रूर की हमने कि उस पर जो FIR है या जो कुछ है उसमें कोई एविडेंस नहीं है। आप उसको ज़रा, चौधरी साहब को भी हमने कहा, प्राइम मिनिस्टर को, कि इसको आप ज़रा देख लें। कायम अली शाह साहब कह रहे हैं कि हमने कहा कि डॉक्टर आसिम के हवाले से FIR, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है और आप ज़रा इस मामले को देख लें, तो क्या जवाब दिया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर आसिम के मामले में हम पहले ही कह चुके। देखिए ये मामला सब जुडिस है, मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने उधर कही बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि बात निकल आई है तो नहीं होता है 27 दिसंबर को आप क्राउड के सामने तकरीर करें, और एक बात चौधरी साहब कह चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जवाब क्या आया कि वहां एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था जो ये कह चुका है कि ऐसी वीडियो है जो दिखा देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, चौधरी साहब ने कि मेरे पास वीडियो है। नहीं, चौधरी निसार साहब ने बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि ऑन दी कॉन्ट्री, अब मैं अंदर की खबर आप चाहते हैं और मैं बता दूं, ऑन दी कॉन्ट्री एवरीबडी इन द मीटिंग, बोथ साइड्स, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइम मिनिस्टर, बाकी सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर आसिम वाला मामला नहीं होना चाहिए था। और कुछ और भी जो मैं नहीं कहना चाहता,
ओपनली, लेकिन मैं ये दिस इज बिग, दिस इज वेरी बिग। मियां नवाज शरीफ नहीं होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ चौधरी साहब दोनों ने कहा कि डॉक्टर आसिम वाला मामला नहीं होना चाहिए था। और जो है उधर ये भी बात हुई कि जी ये टेररिज्म के केसेस प्राइम मिनिस्टर साहब पे भी बने थे, आपको याद होंगे। और ये किसने कहा? मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेररिज्म के केसेस पर तो जिस शख्स पे बने होते हैं ना वो एहसास करता है, जो बाहर बैठा होता है ना, दूर बैठा होता है, उसको नहीं। जिसके ऊपर ऐसे गलत केसेस की गुजरे होते हैं ना वो एहसास करता है, और मेरा ख्याल है वो एहसास करता है। ये बड़ी अहम बात है। आप ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि वहां एक ऐसी शख्सियत बैठी थी जो ये कहते रहे कि वीडियो दिखा देंगे, वीडियो रिलीज कर देंगे। आप कह रहे हैं कि वीडियो की कोई बात आज उन्होंने नहीं की, उन्होंने नहीं कहा। जवाब में जब कायम मिलिशिया साहब की तरफ से गिला गया तो ये जवाब आया कि ये केस ही नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा, हम एग्जैक्ट वर्ड्स अब मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मकसद मतलब उसका मफहूम यही था कि ये तो फिर आपको लग रहा है कि चौधरी साहब आएंगे और मामला हल हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि चौधरी निसार साहब आएंगे और आइन और कानून के तहत इस मामले को हल करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। इसलिए कि जैसे आपने कहा, आपको भी इंफॉर्मेशन है कि रेंजर्स जो मातहत फोर्स है, जो डीजी रेंजर्स भी कह चुके और वो फोर्स कह चुके कि जो भी कंडीशंस डालेंगे, इसलिए सारी कंडीशंस मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, आर एज पर द एंटी टेररिस्ट एक्ट, द पाकिस्तान रेंजर्स ऑर्डिनेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मुराद अली शाह साहब वजीर खजाना सिंध हमारे साथ मौजूद, आज मीटिंग में भी मौजूद थे। अहम बात उनकी तरफ से की गई है कि डॉक्टर आसिम केस के हवाले से वजीर आजम और चौधरी साहब ने कहा कि ये केस नहीं होना चाहिए था। इस केस की वजह से ये जो मामला यहाँ तक आए हैं, इस केस की वजह से एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो भी डेवलपमेंट एक ऐसी है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बहुत सारे रहनुमाओं के ऊपर अल्ताफ साहब की तकरीर सुनने या उसे फैसिलिटेट करने पर मुकदमात बने थे। और अब एक खबर सामने आई है, और वो ये है कि डॉक्टर आसिम हुसैन केस में कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 और पीपल्स पार्टी के 1 और पासबान के 1 रहनुमा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और आपको याद दिला दें, 25 नवंबर को डॉक्टर आसिम के खिलाफ रेंजर्स ने एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में एमकेएम से मुंसलिक जिन लोगों का नाम था उसमें वसीम अख्तर साहब का नाम भी शामिल था। एक एफआईआर पहले ही हो चुकी, एक केस में नाकाबिले जमानत वारंट वसीम अख्तर साहब के पहले ही इशू हो चुके, जिसमें फारूक सत्तार साहब भी शामिल हैं, हैदराबाद भी शामिल हैं। ये एक और केस है जिसमें इनके वारंट जारी हुए हैं, और रेंजर्स मुकाबलों में जो लोग जख्मी हुए थे उनका इलाज कराने के इल्जाम में ये वारंट जारी हुए। हमने वसीम अख्तर साहब से अपने इस प्रोग्राम में इस हवाले से पूछा कि आप क्या डॉक्टर आसिम को कॉल करके दहशतगर्दों के इलाज कराते थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। अगर आज जो डॉक्टर आसिम साहब का केस ट्रायल कोर्ट की तरफ भेजा गया है, उसमें आपका एफआईआर में नाम है कि आप भी फोन करा के लोगों के इलाज कराया करते थे, इन मामला से कैसे निपटेंगे आप आगे बढ़ने से पहले? देखिए, मेरी नज़र में शाहजेब, ये एक हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि जिसका जो दिल करता है वो उसके अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है विदाउट एनी एविडेंसेस। ना कोई शक शुबा भी नहीं होता, मेरा काम ही नहीं है ये। खैर, टू प्रेशराइज हमारे मुल्क में ये सियासत का हिस्सा है, मैं उस तरह ले रहा हूँ इसको। ये एफआईआर कटी हैं और भी बहुत सारी कटी हैं। आपने कभी कॉल की डॉक्टर आसिम को किसी का इलाज कराने के लिए? कभी नहीं। मेरी जान पहचान है उनसे, दोस्ती थी मेरी बिल्कुल, मगर ये कॉल कभी नहीं की कि किसी दहशतगर्द का इलाज करा दे। नो, नेवर। खैर, किसी जख्मी का कभी नहीं। कॉल तो बहुत सारी की है मैंने, मगर इस पर्पस के लिए नहीं कि भाई किसी को डिस्काउंट कर दे। कोई गरीब आदमी है जो पे नहीं कर सकता बिल, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट कर दे, ये कॉल्स मैंने की। हाँ, वसीम अख्तर साहब ने कहा कि ये कॉल्स मैंने की थी, कोई आदमी है डिस्काउंट कर दे। अब डॉक्टर आसिम साहब के खिलाफ ये जो केस है, मैं वफाकी वजीर कादिर बलोच साहब जो खुद डीजी रेंजर्स रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, उन्होंने जो केस जिसके ऊपर वारंट इशू हुए हैं वसीम अख्तर साहब के, इस बारे में क्या कहा कि इलाज कराना में क्या मसला हो सकता है, ये जरा सुनिए। शाहजेब भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि मेहरबानी करके अगर किसी वक्त रेंजर के लिए ये मुमकिन हो सके कि वो आपसे शेयर कर सकें। ये ट्रीटमेंट वाली बात नहीं है, बहुत बेशुमार बातें, ट्रीटमेंट बिल्कुल मेरे ख्याल में 5% भी नहीं है, बेशुमार और चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रॉबेबली उनको ग्रिल किया गया या उनको रखा गया 90 डेज के लिए, बहुत कुछ उनके साथ हाथ आ गया है। दिस इज़ वन आउट ऑफ मैनी थिंग्स। ये कह देना कि सिर्फ ये इलाज करने वाली कार्रवाई है, मुझे भी इलाज करने वाली कार्रवाई में कोई इतना गलत बात नहीं लगता है। कोई भी जख्मी आदमी चाहे कुछ भी हो, ये फौज के अंदर हम लड़ाई लड़ते हैं तो दुश्मन के लोग जख्मी हो जाते हैं, उनको ट्रीट करना जो है ना वो कसूर नहीं है, कोई उनको फेंक नहीं देता है कि वो मर जाए इस तरीके। आपने देखा कि क्या कह रहे थे, और जो उससे पहले 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर सुनने या फैसिलिटेट करने के हवाले से, उसके बारे में फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिए।
कि इनके ईमा पे एक साथ 25 रहनुमाओं के खिलाफ FIR कटती है। ये जो कराची ऑपरेशन के कप्तान जो आज खुद अपनी खड़ी हुई मुसीबत का शिकार हो रहे हैं, अगर वो उस वक्त ये होश के नाखून ले लेते तो शायद मेरे ख्याल में ये सारी बातें एक निगरां कमेटी के तहत जो है वो तय हो जाती। नदीम नुसरत साहब लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा। नदीम नुसरत साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक अजब मामला है कि आपकी कराची की तो तकरीबन पूरी जो सेंटर और मरकजी लीडरशिप है उनके खिलाफ FIRs हो गई हैं। डॉक्टर आसिम के केस पर, रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर आप सिंध हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के, रेंजर्स के हक में खड़े हैं। ये FIR डॉक्टर आसिम के केस में ही हुई है आपके नामजद मेयर पर। क्या आपकी आगे इस वक्त लंदन में क्या सोच रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब और आप सारे सीनियर रहनुमा, जब कराची की सारी लीडरशिप पर FIR हो गई? सर ये तो हमारी हिस्ट्री रही है इनकी बदकिस्मती से कि हमने जब से अपनी तहरीक का आगाज किया है, गिरफ्तारियां, छापे, मुकदमात, सरों की कीमत लगना, गिरावतनी, ये सब तो इनकी तहरीक का हिस्सा रहा है, कोई नई बात नहीं है। और आई एम ग्लैड कि आपने अपने प्रोग्राम में जो पॉइंट्स रेज किए वो तकरीबन तमाम बातों का जवाब दे रहे हैं। मुझे खुशी कि कादिर खान दादा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जंग के दौरान भी दुश्मन कैदियों को जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डॉक्टर आसिम के हवाले से जो और बातें आई हैं उन पर फोकस किया जाता है, बजाय इसके कि वसीम अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान ही के नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े शहर के। ये दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त, मगर उसमें अब मसला यह है कि आपका लाएअमल क्या होगा। ये 8 जनवरी को पेश किया जाना है इन्हें, उससे पहले जनवरी में आपके नाकाबिले जमानत वारंट टॉप रहनुमाओं के हो चुके हैं, कराची की तकरीबन टॉप लीडरशिप के। तो लंदन में आपकी तरफ से कोई फैसला किया गया है अल्ताफ हुसैन साहब और आप जैसी सीनियर क़यादत की तरफ से कि इस मामले से अब निपटना कैसे है? देखिए ये मामला जो है चूंकि प्योर लीगल है और इसमें मेरा ख्याल पॉलिटिकल साइड जितनी है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस की लीगल साइड है, इस पे कंसल्टेशन चल रही है। जो लॉयर्स एडवाइस करेंगे डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि शादिम हमारा बुनियादी मकसद इस वक्त यह है कि कराची के अवाम को बड़े तवील अरसे के बाद और बड़ी जद्दोजहद के बाद बल्दियाती सिस्टम मिला है और वो भी बड़ा लूला लंगड़ा सिस्टम मिला है। हमारा फोकस ये है कि बल्दियाती निजाम बहाल हो, उसके बाद बल्दियात को पावर मिले। और वसीम अख्तर साहब जो है वो चूंकि मेयर के लिए नॉमिनेट किए गए, डेजिग्नेट किए गए, तो उनका तो फोकस इस वक्त ये है टोटल के किसी तरह कराची को उसके पांव पे खड़ा करना और शहरियों के मसाइल हल करना। बहुत शुक्रिया। हमारे नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोजेक्ट शामिल करेंगे, अहम बात है, अहम डेवलपमेंट है। मुराद अली शाह साहब ने आज बताया कि मियां साहब की तरफ से और चौधरी साहब की तरफ से क्या कहा गया था। अब ये मामला क्या इस वजह से कि इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि डॉक्टर आसिम का जो केस है वो नहीं होना चाहिए था, और जो आईनी नुक्ता है जो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि इसको मियां साहब ने एक्नॉलेज किया, तो अब जब चौधरी साहब आएंगे तो वीडियो वाली बात पीछे रह गई, दूसरे मामला पीछे रह गए, इस मामले को हल कर लेंगे, उस तरह हल कर लेंगे जिस तरीके से हुकूमत कहती है। 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद एक और अहम खबर पर जिक्र होगा। आज वजीर दाखिला पार्लियामेंट में थे, सेनेट में सेनेटर्स ने जो उनसे सवालात किए उसमें 49 सवालात दाइश और लाल मस्जिद के हवाले से थे। क्या किसी सवाल का जवाब दे पाए? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। दाइश का मामला पाकिस्तान के लिए संगीन हो रहा है, जहां दाइश से मुंसलिक लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जहां ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जो पाकिस्तान से शाम जाकर दाइश के हक में लड़ना चाहते हैं। वहां हम आपको बताते चले कि हमारे आला सिक्योरिटी जराए हमें बताते हैं कि पारा चनार से भी लोग दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए शाम जा रहे हैं, जहां एक तरफ सियालकोट और दूसरे इजला से, हमने आपको कल रिपोर्ट किया था, आज आपको इस हवाले से मजीद इतलात देंगे, जहां एक तरफ यह मामला हो रहा है कि लोग दाइश के हक में लड़ने जा रहे हैं, वहां पाकिस्तान से दाइश के खिलाफ भी लोग लड़ने जा रहे हैं। और यह अहम मामला है। हुक्मरानों को हमने कल भी बात की थी, इससे पहले भी बात करते रहे हैं कि इस वक्त इस मामले को ज्यादा तवज्जो से देखना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान आज से पहले प्रॉक्सी वॉर्स का गढ़ बना, इस साथ साथ प्रॉक्सी वॉर्स का गढ़ बनने की वजह से फिरका वारियत के मसाइल पैदा हुए, और अगर आज पाकिस्तान में यह हो रहा है तो कल कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो। उसके लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि इन दोनों पर नजर रखी जाए, वो लोग जो दाइश के हक में लड़ने जा रहे हैं और वो लोग जो पाकिस्तान से दाइश के खिलाफ शाम लड़ने जा रहे हैं। और माजी की तरह पाकिस्तान मुस्तकबिल में कहीं एक प्रॉक्सी वॉर का गढ़ ना बन जाए। कल हमने आपको सियालकोट से पकड़े गए दाइश के उस 9 रुकनी गिरोह के बारे में बताया था जो पाकिस्तान में जमहूरी निजाम को खत्म करके खिलाफत नाफिज करना चाहता था।
जिसको पंजाब CTD ने गिरफ्तार किया, एक अहम कार्रवाई के जरिए गिरफ्तार किया और उनके कुछ करने से पहले गिरफ्तार किया। मजीद मालूमात सामने आ रही है। पंजाब में सिर्फ दाइश से मुंसलिक लोग सियालकोट में ही नहीं, गुजरांवाला, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में भी हैं। जहां पंजाब से मुख्तलिफ लोग दाइश में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, वहां हमारे जराए बताते हैं कि इनमें मजीद इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान से ऐसे लोग जो दाइश के हक में हैं और जो मुखालिफ हैं, दोनों दाइश के लिए और दाइश के खिलाफ लड़ने शाम जा रहे हैं। इंतहाई तशवीशनाक बात है। और कल जैसा कि हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से बात की गई थी कि दाइश की सरगर्मियों का के जो कुछ लोग हैं उनका ताल्लुक जो सियालकोट से गिरफ्तार हुए जमात-उद-दावा से बताया गया। जमात-उद-दावा का इस पर मौक़िफ़ सामने आया कि दाइश की सरगर्मियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा दौर में इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान दाइश ने पहुंचाया। पंजाब में दाइश की मौजूदगी और उसके हमदर्दों के हवाले से जो चौंका देने वाले हकाइक सामने आ रहे हैं, हुकूमत की बार बार तरदीद करती रही है। वफाकी वजीर दाखिला इसकी तरदीद करते रहे हैं। और सियालकोट जहां से दाइश से मुंसलिक मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, वहां घरों में छोटे छोटे बैनर्स बनाए जाते हैं और उन्हें पूरे पाकिस्तान में भेजा जाता है जिस पर लिखा होता है तागूत लहू लहू, यानी शाम लहू लहू। इसके अलावा हुक्मरान जमात की इत्तेहादी मरकजी जमीयत अहले हदीस जिसके अमीर हैं, इसके सियालकोट के उस वक्त के रूह रवां अब्दुल जब्बार शाकिर पाकिस्तान में दाइश के लिए काम करते रहे। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अब्दुल शाकिर पर रियासत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा। अब्दुल जब्बार शाकिर माजी में, माफ़ कीजिएगा, जमात-उद-दावा में रहे और इन्हें एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में गिरफ्तार किया गया। मदीना यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाले अब्दुल जब्बार शाकिर शिद्दत पसंदी फैलाने के जुर्म में सऊदी अरब में भी जेल काट चुके हैं और वो सियालकोट में मस्जिद के अमीर भी रहे। सियालकोट और गुजरांवाला से गिरफ्तार होने वाले 9 अफराद ने एतराफ़ किया है कि वो एयरपोर्ट रोड पर संगीन वारदातों और पुलिस पर हमले में मुलविस रहे। CTD की तहकीकात में यह बात भी सामने आई है कि सियालकोट के 2 अहम लोगों वक्कास और शराज तारिक 2013 में शाम में लड़ते हुए मारे गए, जिनके नाम पर शाम में ट्रेनिंग सेंटर कायम है। पाकिस्तान में दाइश के लोगों का मकसद तुर्की के रास्ते शाम जाना होता है। साल 2014 में दाइश की बैत की जो वीडियो सामने आई थी उसमें सियालकोट के हालिया गिरफ्तार होने वाले लोग भी शामिल हैं। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से हम पूछते हैं हमारे नुमाइंदा हुज़ैफा रहमान से। हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया, बताइएगा इस मामले में और क्या है आपके पास? जी शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया। आज हम आपके तवस्सुत से जियो न्यूज़ के नाज़रीन से जो हकाइक शेयर कर रहे हैं, इसकी बाकायदा तौर पर पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर पुलिस अफसरान ने तस्दीक की है। अब तक की जो तहकीकात सामने आई है, 9 अफराद को जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनमें जवाद उर्फ अबू हफ्जा, आमिर उर्फ अबू उमर जरार और सईद अहमद उर्फ अबू जर, ये 3 वो लोग हैं जो कई मरतबा पाकिस्तान से शाम का सफ़र कर चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये दाइश के लिए लोग रिक्रूट कर रहे हैं और इनकी जो बेसिक जिम्मेदारी है वो दाइश के अंदर लोगों को भर्ती करना है। इस हवाले से ये भी बात सामने आई है कि सियालकोट के अंदर जो है दाइश जो है वो तेजी से पनप रही है और यहीं से मुल्क के दीगर इलाकों में भी उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इस हवाले से सिर्फ चीदा नुकात जो है मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि वकास और शिराज तारिक 2 एक ऐसे शख्स थे जो दाइश के बानी अरकान में शुमार किए जाते हैं और जिस दिन दाइश बनी थी उस रोज़ वो शाम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने अबू बकर अल बगदादी के साथ बैत की थी। उन दोनों अफराद का ताल्लुक भी इसी शहर सियालकोट से है और ये वो दोनों अफराद हैं जो दाइश के लिए लड़ते हुए शाम में मारे गए थे और इस वक्त शाम में इनके हवाले से वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स भी कायम किए गए हैं। इंतहाई अहम हकाइक आपसे और शेयर करूंगा कि अबू माविया सल्फी भी एक पाकिस्तानी है जिनका ताल्लुक भी सियालकोट से है और वो वहां पर शाम में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के दाइश के चैप्टर को देख रहे हैं। इसके हवाले से जो हमारे पास कुछ डिटेल सामने आई हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला और हुकूमत के अरबाब अख्तियारी दावा करते रहे कि पाकिस्तान में दाइश ने अब तक अपनी सरगर्मियों का आगाज नहीं किया, लेकिन हकाइक ये बताते हैं कि 9 अफराद ने एतराफ़ किया है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में राहज़नी, डकैती और पुलिस से असला छीनने जैसी संगीन वारदातों में दाइश के लोग मुलविस रहे, लेकिन उन्होंने अपना मकसद बताया कि हमारा मकसद ये रहा कि हम इनसे असला छीनें और इस असला को मार्केट में बेचें और उससे जो पैसा इकट्ठा हो और तुर्की के रास्ते फिर हम शाम में दाखिल हों। इसके हवाले से ये बात भी सामने आई है कि 8 अफराद तो सियालकोट से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक जो शख्स गिरफ्तार किया गया गुजरांवाला से, वो उसी रोज बहावलपुर से गुजरांवाला पहुंचा था और उसके पास दाइश का इंतहाई हसास लिटरेचर मौजूद था। CTD को इतला दी गई तो उसको गिरफ्तार किया गया। जबकि आखिर में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि CTD के हवाले से पंजाब हुकूमत ये दावा करती रही कि CTD को इंतहाई एक्टिव किया गया है, लेकिन पंजाब की CTD के हवाले से अब तक टेररिस्ट फाइनेंसिंग की तहकीकात करने के हवाले से सहूलियात मौजूद नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान की 6 नंबर की शिक है जिसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जिक्र किया गया है, लेकिन पंजाब हुकूमत अब तक टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से CTD को जो है वो मजबूत नहीं कर सकी। हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे थे। दाइश जिसकी मौजूदगी से मुताल्लिक हम अपने प्रोग्राम्स में आपको बताते रहे हैं
इस हवाले से आज सेनेट में भी सवालात किए गए। सवालात के लिए किए गए वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से, लेकिन दाइश के मामले में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान खामोश रहे। वजीर दाखिला ने आज सेनेट में 1 घंटे 2 मिनट की तकरीर की, जिसमें वो दाइश से मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं बोले, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वजीर दाखिला बोले तो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से और बताया कि पिछले 6 माह में इस हवाले से क्या कुछ किया गया है, लेकिन दाइश और लाल मस्जिद के हवाले से पूछे गए 14 सेनेटर्स के 49 सवालात में से सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, वो भी लाल मस्जिद से मुताल्लिक। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने वजीर दाखिला चौधरी निसार से पूछा कि सेनेट को बताया जाए लाल मस्जिद और दाइश के हवाले से हुकूमत ने अब तक क्या किया है। एमक्यूएम के सेनेटर ताहिर मशहदी ने वजीर दाखिला से सवाल किया, दाइश जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस हवाले से हुकूमत ने क्या किया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज भी चौधरी निसार से मुखातिब हुए और पूछा कि दाइश आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलती नजर आ रही है, इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है। निहायत आम बात यह है कि आज सेनेट में मजहबी जमातें भी दाइश के हवाले से तशवीश में मुब्तला नजर आई और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सेनेटर हाफिज हम्दुल्लाह ने सेनेट में इस बात का इजहार किया कि दाइश मुल्क में पनप रही है और इन सवालात के बावजूद, सेनेटर्स की तशवीश के बावजूद वजीर दाखिला दाइश से मुतालिक सवालात पर खामोश रहे। लाल मस्जिद और दाइश से मुतालिक 14 सेनेटर्स के पूछे गए 49 सवालात में से जवाब नहीं दिया गया। अपनी जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से परफॉर्मेंस है, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नकाद भी हैं, जिसमें वजारत दाखिला की तरफ से कुछ बहुत अच्छा काम भी किया गया है, उस पर चौधरी निसार साहब ने जरूर रोशनी डाली, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन जाहिद किशकोरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जाहिद किशकोरी, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे, आपने करीब से देखा। आज सेनेटर्स बड़े कंसर्न नजर आते हैं इन तमाम सवालात से और जितने सवालात उनसे की तरफ से पुटअप किए गए दाइश के मामले पर, लाल मस्जिद के हवाले से। अगर आप बता सके कि ओवरऑल आपको क्या आपने सेंस किया, कितना कंसर्न था सेनेटर्स में दाइश के मामले के हवाले से? जी हाँ शाहजेब, आज पहली दफ़ा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बात देखने को मिली कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो कितने देश के हवाले से कंसर्न हैं। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जब इंटीरियर मिनिस्टर नेशनल एक्शन प्लान पे ब्रीफिंग दे रहे थे, उससे पहले तकरीबन 100 पूछे जाने वाले सवालात में से आधे सवालात ऐसे से जो सिर्फ और सिर्फ देश पर फोकस करते थे कि वो किस तरह से पाकिस्तान में पिनप रही है। सारे तकरीबन 20 के करीब सेनेटर यही पूछना चाह रहे थे कि आया कि जब गवर्नमेंट खुद मान रही है कि देश का कहीं ना कहीं वजूद है, उसके खिलाफ और उसके सिंपथाइजर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक ऐसा माहौल था, ये दूसरी दफा ऐसा था जब इंटीरियर मिनिस्टर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से ब्रीफिंग देना चाह रहे थे तो हर सेनेटर यही जानना चाह रहा था कि आखिर पाकिस्तान को जो आने वाला लूमिंग थ्रेट है देश का, उसके खिलाफ गवर्नमेंट क्या सोच रही है। हमाद से ये नहीं है कि सिर्फ पीपीपी से, एमक्यूएम से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हर पॉलिटिकल पार्टी के सेनेटर जो यहाँ पर थे उनका यही इसी चीज़ पर फोकस था और साथ साथ उन लोगों पर जो देश को सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिकली। जिस तरह लाल मस्जिद के हवाले से काफ़ी ये आता रहा कि आखिर गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं, मौलाना अजीज क्या बताया गया। अच्छा, मुझे साथ में फिर ये भी बताइए कि अगर सवालात का जवाब नहीं दिया, मगर अक्सर होता है कि बाद में जवाबात जमा कराए जाते हैं, तो क्या चौधरी साहब पाबंद है या इस किस्म की कोई कमिटमेंट की है कि जिन सवालात के जवाब दिए जाएंगे उनकी तरफ से? जितने तीखे सवाल तो सबसे ज्यादा जो माहौल बन पा रहा था देश के खिलाफ, इंटीरियर मिनिस्टर ने 1 घंटे 2 मिनट की स्पीच में देश के हवाले से एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। और जी हाँ, सेनेट चेयरमैन ने ये कमिटमेंट दी कि इंटीरियर मिनिस्टर ने ये वादा किया कि जितने सवालात सेनेटर ने पूछे हैं इनका जवाब वो आने वाले सेनेट के सेशन में जवाब देंगे। तो ये लगता ऐसे है कि जो 49 के करीब सवालात पूछे गए देश के हवाले से, आने वाले सेनेट के सेशन में कोई इनके जवाबात लॉ मेकर्स को और आवाम को जानने के मिलेंगे कि आया देश का वजूद है, अगर है तो कितना है, गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोच रही है। बहुत शुक्रिया। जाहिद किशकोरी हमें बता रहे थे, करीब से आज मामला देखा कि सेनेटर्स कितने कंसर्न थे, कितने सवालात किए। लाल मस्जिद के हवाले से चौधरी साहब ने जवाब दिया कि किसी के पास कोई सबूत है तो वो मुझसे खुद राब्ता करे। हम आपको अपने प्रोग्राम में वो FIR दिखा चुके हैं जो लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ दर्ज हुई हैं। हमारे प्रोग्राम में जिब्रान नासिर वो खत दिखा चुके हैं जो उसके फॉलो अप में लिखा गया था और वजारत दाखिला को उस खत में एड्रेस किया गया था।
2 दिन पहले की BBC उर्दू की खबर के मुताबिक लाल मस्जिद के खतीब को इस्लामाबाद की मकामी अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है, जबकि हाल ही में खुफिया इदारों की जानिब से वजारत दाखिला को भेजी गई एक रिपोर्ट में लाल मस्जिद माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को खबरदार किया गया है कि उसके ताल्लुकात इंतहा पसंदों से हैं जो जुड़वा शहरों के सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। एक तरफ चौधरी साहब की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई सबूत है तो पेश किया जाए, दूसरी तरफ अहम मामला है कि इस मुल्क के कैपिटल में जुम्मे की नमाज के वक्त अक्सर ऐसा हो चुका है कि मोबाइल फोन सर्विस इसलिए मुअत्तल की जाती है कि मोबाइल फोन के जरिए मौलाना अब्दुल अजीज खिताब ना कर सकें। अगर उनका कोई डर नहीं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई फौरन करेगी हुकूमत, कोई हेट स्पीच करें या फिर रियासत के खिलाफ बात करें, तो फिर ये डर कैसा है? तो फिर ये क्यों किया जाता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जगह मोबाइल फोन सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं? इसके अलावा जो इरशाद साहब ने बात की वो अहम बात है कि अब तक नेक्टा के लिए 1.06 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। अब तक 329 अफराद को फांसियां दी जा चुकी हैं, जबकि 148 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को भेजे गए हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पिछले 6 माह में 2142 दहशतगर्द हलाक, जबकि 1711 गिरफ्तार हुए हैं। वजीर दाखिला ने बताया कि मुल्क में 98.3 मिलियन सिम्स ब्लॉक की गई हैं। मुल्क में 182 मशकूक मदारिस को बंद किया गया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा एक और मामले का। 2 वज़रा अफगान मामले पर आज बिल्कुल उन्हें शायद कुछ पता नहीं था, या वो बताना नहीं चाह रहे थे, या हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है, या हुकूमत ने डोमेन किसी और के लिए छोड़ दिया है। क्या मामला हुआ? एक दिलचस्प मामला सेनेट पर, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक। मियां नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत की मशरिकी सरहद पर भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से मुकम्मल ओनरशिप नजर आती है, मुकम्मल इख्तियार नजर आता है, जो एक खुश आइंद और अच्छी बात है। लेकिन जहां बात अफगानिस्तान के हवाले से आए वहां लगता है कि उस किस्म की ओनरशिप और उस किस्म की तवज्जो नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने दौरा काबुल किया। इंतहाई अहम दौरा था, इंतहाई अहम फैसले हुए, और जब सरताज अली साहब से गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में पूछा गया इस हवाले से, वो वहाँ पर मौजूद थे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा लाहौर की ब्रीफिंग देने के लिए। लेकिन जब उनसे 3 रोज़ कबल 27 दिसंबर के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के दौरा काबुल से मुतालिक तफसीलात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ISPR इस मामले पर बयान जारी कर चुका है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करने की जिम्मेदारी उन्होंने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर डालकर अपनी जान छुड़ा ली। मगर जब चेयरमैन सेनेटर रब्बानी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इस मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो ख्वाजा आसिफ ने भी लाइल्मी का इजहार यह कहकर किया कि वो अपनी वजारत से मालूमात लेकर ही कुछ बता सकते हैं, जिसके लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1 दिन की मोहलत तलब की। पाकिस्तान में वजारत दिफा के हवाले से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब से तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले हिना रब्बानी खर साहिबा की तरफ से दिया गया एक इंटरव्यू में क्या कह रही थी? In the case of Pakistan, unlike any other democratic dispensation, the military has much larger role than typically the constitution of Pakistan would. Defense minister in Pakistan is the most ineffective minister who knows nothing about the defense or the foreign policy of Pakistan. That is the fact. I'm not going to deny that. और कल डिफेंस मिनिस्टर को इस हवाले से नहीं पता था। ये वही उसी किस्म की डिफेंस मिनिस्ट्री चल रही है जो पीपल्स पार्टी के दौर में थी, जिसका खर साहिबा कह रही थी। कोई और मामला है। बहुत शुक्रिया। जाहिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। जाहिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये क्या मामला है? क्या हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं, या हुकूमत ये पॉलिसी सरेंडर कर चुकी कि जी मगरिब की तरफ जो है मामलात आप डील कीजिए, मिलिटेंसी और ये सारे के सारे मामलात हैं, या वजीरों को ट्रेडिशनली नहीं पता होता इसलिए नहीं पता था? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। देखिए, एक बात तो है कि ठीक है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल रही है उसमें आर्मी का एक रोल रहा है, लेकिन ये तो जिम्मेदारी जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की आती है कि वो पॉलिसी बनाए। ये तो ऐसा मालूम होता है कि हर पॉलिसी की उन्होंने एब्डिकेट किया हुआ है, हर चीज़ जो है उन्होंने मिलिट्री पे डाल दी है। ठीक है, आप मिलिट्री को ऑन बोर्ड तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी क़यादत जो है हुकूमत को करनी चाहिए। ये जो आपने अब बात बताई है कि खारजा उमूर के जो एडवाइज़र हैं उनको भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, तो ये बहुत अजीब सी नज़र आती है। जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर लीडरशिप ना दे सके तो फिर लाजमी तौर पे जो है वो तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्मी ले लेती है। और मेरा ख्याल ये है कि ये वक्त ख़त्म होना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि जो है तमाम इख्तियारात जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल भी करे। वैसे सब जहां भारत के साथ मामला है उसमें डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, सियासत की। वहां मियां साहब की मुकम्मल ओनरशिप है, फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि क्योंकि अफगानिस्तान के साथ मामले में मिलिटेंसी का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, हमारे मिलिटेंट्स वहां हैं, ये इल्जाम हमारा, उनका हम पर इल्जाम, इन चीजों का इतना मामला है जो कि कोर फौज का डोमेन है, तो वो खुद हुकूमत ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की कि जी आप डील कीजिए इसको।
देखिए, बात हिंदुस्तान के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने तौर पे बहुत कुछ करने की कोशिश की है मियां साहब ने, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के बारे में भी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। हमारी पॉलिसी बहुत रिएक्टिव रही है और उसमें जो है एक सिंबॉलिज्म बहुत ज़्यादा आ गई है कि जो है हर चीज़ सिंबॉलिक है कि उनसे हाथ मिला लिया, उनको घर पे दावत में बुला लिया, मोदी साहब आ गए, लेकिन इससे कुछ आगे बढ़ना चाहिए। असल बात ये आती है कि अफगानिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप जो है जब तक प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसा लगता है कि उनको अफगानिस्तान के मामले में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं। मियां साहब को ये बात सही है आपकी कि हिंदुस्तान के मामले में उनकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा है उनसे जो है यकीन तौर पे, लेकिन उसके दो फ़र्क आता है। दिलचस्पी तो हो सकती है उनकी कि बेहतर आपके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बने, लेकिन एक लिहाज से आपके पास पॉलिसी कोई वाज़ेह नहीं है। अब आप देख लें, मोदी साहब से जो मुलाकात हुई थी लाहौर में, तो मोदी के साथ के बैठे हुए थे वहां पे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे हुए थे, उनके फॉरेन ऑफिस के लोग बैठे हुए थे, और हमारे जो मियां साहब के साथ बैठे हुए थे पूरा खानदान बैठा हुआ था, और उनके साथ सिर्फ एक वजारत खारजा के सेक्रेटरी बैठे हुए थे, वो भी जो है वो अपने प्राइवेट विजिट पे लाहौर में थे, वो आए ना। आपके वहां पे जो है खारजा उमूर के जो है एडवाइजर थे और ना ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद। अफगान पॉलिसी पर इंटरेस्ट ना होना और वहां जो इंटरेस्ट है उसमें क्या मसाइल है उस पर बात कर रहे थे कि पॉलिसी नजर नहीं आती। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।